नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दयान ठाकरे आपके साथ और आप देख रहे हैं देवंश विजन यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान और तालिबान का इतिहास। आपने तालिबान का नाम तो न्यूज़ में सुना ही होगा और अभी पूरा अफगानिस्तान तालिबान का हो गया है। तो हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि तालिबान ने अफगानिस्तान को लिया कैसे और उसका इतिहास क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम अफगानिस्तान का इतिहास जान लेते हैं। 1800 में एक तरफ ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था और एक तरफ यूएसएसआर। यूएसएसआर मतलब रशिया है और रशिया तब और भी ज़्यादा बड़ा हुआ करता था। तो रशिया और ब्रिटिश इंडिया के बीच में अफगानिस्तान था और रशिया को ये लगता था कि कहीं ब्रिटिश इंडिया मेरे टेरिटरी में ना घुस जाए और ब्रिटिश इंडिया को ये लगता था कि कहीं रशिया मेरे टेरिटरी में ना घुस जाए। तो दोनों के बीच में अफगानिस्तान होने की वजह से दोनों को लगता था कि वो अपना इन्फ्लुएंस जमाए अफगानिस्तान पर। मतलब अगर रशिया को ब्रिटिश की टेरिटरी में आना है तो उसको अफगानिस्तान के थ्रू आना पड़ेगा। तो इसलिए ब्रिटिश ये चाहता था कि वो अफगानिस्तान पर अपना इन्फ्लुएंस जमाए और रशिया भी सेम यही चाहता था कि वो अपना इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान पर जमाए। तो 1838 में ब्रिटिश इंडिया को लगने लगा कि वो अफगानिस्तान पर अपना इन्फ्लुएंस जमा सकता है। तो ब्रिटिश जंग छेड़ देता है और इमीर दोस्त मोहम्मद, जो उस वक्त के अफगानिस्तान के राजा हुआ करते थे, उन्हें अपने पद से हटा देता है और शाह शुजा दुर्रानी को अफगानिस्तान का नया राजा बना दिया जाता है। और शाह शुजा दुर्रानी ब्रिटिश के इशारे पर ही काम करता था। उस वक्त अफगानिस्तान में आर्मी नहीं हुआ करती थी। उस वक्त अफगानिस्तान में गांव हुआ करते थे छोटे छोटे, जिसमें से विलेज चीफ जो थे वो उनके गांव के लड़कों को ले जाके थे वो अफगानिस्तान के प्रेजेंट राजा के फेवर में लड़ाने के लिए, और वो जो राजा था वो विलेज चीफ्स को पैसे देता था। तो जब से ब्रिटिशर्स ने इमीर दोस्त को हटाया और शाह शुजा दुर्रानी को अफगानिस्तान का नया राजा बनवा दिया, तब शाह शुजा दुर्रानी विलेज के चीफ जो थे उन्हें कम पैसे देता था और कम पैसे देने के लिए ब्रिटिशर्स ने कहा था, और इमीर दोस्त मोहम्मद शाह शुजा दुर्रानी से ज़्यादा पैसे देता था। तो इसलिए विलेज चीफ्स ने बहुत बार बोला कि हमें और पैसा चाहिए, पर शाह शुजा दुर्रानी उतने पैसे देता ही नहीं था। तो सारे गांव वाले यूनाइट हो गए और उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ जंग छेड़ दी, जिसे कहा जाता है फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। 1839 से 1842 तक ये वॉर चली और इसमें ब्रिटिश के पास बहुत अच्छे और एडवांस्ड वेपन थे, तभी भी ब्रिटिश को एक हार झेलनी पड़ी। फिर इसके बाद ब्रिटिश का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं रहा अफगानिस्तान में और शाह शुजा दुर्रानी का मर्डर कर दिया गया और इमीर दोस्त मोहम्मद को वापस से अफगानिस्तान का राजा बना दिया गया। और इसके बाद सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर हुई 1878 से तो 1880 तक, और ये ब्रिटिश ने की थी और ब्रिटिश ने ये वॉर सक्सेसफुली जीत लिया और कुछ टेरिटरी ऑक्यूपाई भी कर लिया अफगानिस्तान की। फिर जब ब्रिटिशर्स सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर जीत गए तब उन्होंने अब्दुल रहमान खान को अफगानिस्तान का नया राजा बनवाया और अब्दुल रहमान खान भी ब्रिटिशर्स के इशारे पर ही काम करता था। फिर एक थर्ड एंग्लो अफगान वॉर हुई 1919 में, जिसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, क्योंकि इस वॉर में अफगानिस्तान इंडिपेंडेंट हो गया ब्रिटिश से। अफगानिस्तान के जो फॉरेन अफेयर्स होते थे वो ब्रिटिश ही कंट्रोल करते थे, पर इस वॉर के बाद अफगानिस्तान एक टोटली इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। मोहम्मद जाहिर शाह अफगानिस्तान के लास्ट राजा थे और 1973 में वो इटली गए थे अपने बीमारी का इलाज करवाने के लिए। तो 1973 में ही उनके सेनापति मोहम्मद दाऊद खान ने अफगानिस्तान में तख्ता पलट कर दिया। तो दाऊद खान के इस डिसीजन से लोग भी सहमत थे, क्योंकि दाऊद खान ने लोगों को ये बोला था कि मैं डेमोक्रेसी लाऊंगा अफगानिस्तान में। तो लोगों ने सोचा कि मोनार्की से अच्छा डेमोक्रेसी ठीक है, तो उन्होंने 1977 में एक कॉन्स्टिट्यूशन लाया, जिसमें उन्होंने कहा कि वही आर्मी के चीफ रहेंगे, वही प्रधानमंत्री रहेंगे, वही राष्ट्रपति रहेंगे, यानी सारी चीज़ें वही रहेंगे, जिससे लोग चिढ़ गए। फिर इसके बाद 1978 में ही सौर रिवॉल्यूशन हो गया और सौर रिवॉल्यूशन दाऊद खान का विरोध करने के लिए हुआ था और सौर रिवॉल्यूशन ने इतना बड़ा रूप ले लिया था कि दाऊद खान की सरकार गिर गई और नूर मोहम्मद तारकी नए प्रधानमंत्री बन गए अफगानिस्तान के। और नूर मोहम्मद तारकी जो थे वो सौर रिवॉल्यूशन के
लीडर थे और नूर मोहम्मद ताराकी को रशिया का भी सपोर्ट था। तो नूर मोहम्मद ताराकी ने मॉडर्नाइजेशन यानी अफगानिस्तान में डेवलपमेंट बहुत तेज कर दी। अफगानिस्तान के जो मुस्लिम थे वो ये मानते थे कि औरतों को बुर्का पहनना कंपलसरी है, पर नूर मोहम्मद ताराकी ने ये हटा दिया। अभी औरतों को बुर्का पहनना ये कंपलसरी नहीं रहा उसके बाद। और फिर उसमें यह भी माना जाता था कि लड़कियों को स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, तो नूर मोहम्मद ताराकी ने लड़कियों के लिए भी स्कूल्स खुलवाई। और भी ऐसे कई अच्छे काम किए ताराकी ने जिसे इस्लाम में गलत माना जाता है, इसलिए मुजाहिदीन जो थे वो भड़क गए। मुजाहिदीन को कट्टर मुस्लिम भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि इस्लाम खतरे में है सिर्फ ताराकी की वजह से, जो कि गलत था। तो जब ये सब हो रहा था तब चल रही थी कोल्ड वॉर अमेरिका और रशिया के बीच में। तो कोल्ड वॉर में ऐसा था कि कुछ देश अमेरिका की तरफ से रहते थे और कुछ देश रशिया की तरफ से रहते थे। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ताराकी जो थे वो रशिया की वजह से ही प्रधानमंत्री बन पाए अफगानिस्तान के। तो ऑफकोर्स ताराकी रशिया को ही सपोर्ट करेंगे और मतलब पूरा का पूरा अफगानिस्तान ही रशिया को सपोर्ट करेगा, जिस वजह से अमेरिका को लग रहा था कि अफगानिस्तान में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस है जिसका फायदा रशिया ले सकता है और अमेरिका और लूज पड़ जाएगा, क्योंकि उसके हाथ से और एक देश निकल जाएगा और रशिया पावरफुल हो जाएगा। तो अमेरिका चाहता था कि ताराकी की सरकार गिर जाए और रशिया का इन्फ्लुएंस कम हो और अमेरिका का इन्फ्लुएंस बढ़ सके अफगानिस्तान में। इसलिए अमेरिका ने हफीजुल्ला अमीन को अपनी तरफ कर लिया। तो हफीजुल्ला अमीन जो थे वो अफगानिस्तान के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर थे, यानी कि विदेश मंत्री। तो अमेरिका ने अपने एजेंट्स भेजा और हफीजुल्ला अमीन को कहा कि तुम मुझे ताराकी की सरकार गिराने में मदद करो, मैं तुम्हें अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री बना दूंगा। इस वजह से हफीजुल्ला अमीन अमेरिका की तरफ से हो गया और अमेरिका ने कहा हफीजुल्ला अमीन को कि तुम अफगानिस्तान में मॉडर्नाइजेशन और तेज कर दो, जिस वजह से मजहूद्दीन जो थे वो और भड़कने लग गए। और मजहूद्दीन को ये नहीं पता था कि हफीजुल्ला अमीन ये बस अमेरिका के कहने पर कर रहा है। मजहूद्दीन को लग रहा था कि ताराकी ने हफीजुल्ला अमीन को ये सब करने के लिए कहा, जिस वजह से और भड़कने लगे ताराकी के खिलाफ मुजाहिदीन। तो अमेरिका ने मजहूद्दीन को कहा कि देखो ताराकी की वजह से तुम्हारा इस्लाम खतरे में है, इसलिए तुम ताराकी की सरकार गिरा दो। मुजाहिदीन ने बहुत भारी मात्रा में प्रोटेस्ट और दंगे करने चालू कर दिए अफगानिस्तान में, जिस वजह से रशिया ने ताराकी को रशिया में बुलाया ताकि ताराकी को पूरी स्थिति समझाई जा सके। तो रशिया ने ताराकी को कहा कि तुम पहले मॉडर्नाइजेशन स्लो कर दो अफगानिस्तान में। ताराकी ने यह कहा रशिया को कि हफीजुल्ला अमीन मेरी बात सुनता ही नहीं है। तो रशिया ने यह कहा ताराकी को कि तुम हफीजुल्ला अमीन को निकाल दो, क्योंकि अमेरिका की तरफ से। तो अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने हफीजुल्ला अमीन को बताया कि तुम्हें नूर मोहम्मद ताराकी तुम्हारे पद से निकालने वाला है, क्योंकि रशिया ने तुम्हारी असलियत बता दी है। फिर जैसे ही ताराकी अफगानिस्तान से लौटे, हफीजुल्ला अमीन ने उन्हें विद फैमिली मार दिया और खुद प्राइम मिनिस्टर बन गया अफगानिस्तान का। तो अमेरिका के लिए ये तो बात अच्छी थी, पर रशिया के लिए नहीं थी, क्योंकि रशिया की तब बॉर्डर अफगानिस्तान को ही लगती थी और अमेरिका अगर चाहता तो वो अफगानिस्तान के थ्रू भी रशिया को इजीली अटैक कर सकता था। तो 1979 में रशिया ने अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया और हफीजुल्ला अमीन की सरकार गिरा दी, पर रशिया कभी भी पूरा अफगानिस्तान को कॉन्क्योर नहीं कर सका, क्योंकि भले ही हफीजुल्ला अमीन की सरकार गिर गई अफगानिस्तान में, पर मुजाहिदीन अभी भी थे। और अमेरिका ने मुजाहिदीन को कहा कि देखो रशिया वापस से आ रहा है अफगानिस्तान में, अगर तुमने अफगानिस्तान को रशिया से नहीं बचाया तो रशिया वापस से मॉडर्नाइजेशन चालू कर देगा और इस्लाम खतरे में चले जाएगा। तो अमेरिका ने हथियार और पैसे देना चालू कर दिया मुजाहिदीन को और रशिया के खिलाफ लड़ने लग गए मुजाहिदीन। तो रशिया को ये लगने लगा था कि वो अफगानिस्तान को बहुत इजीली जीत पाएगा, पर ये बात गलत थी, क्योंकि अफगानिस्तान एक पहाड़ी एरिया है, उसमें पहाड़ बहुत है, तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चढ़ नहीं पाती थी पहाड़ों पर। और वो जो मुजाहिदीन थे उनको पूरा आइडिया था कि कैसे उसकी रशिया की आर्मी को मारा जा सके, क्योंकि वो वहीं पले बड़े थे और रशिया की आर्मी वहाँ नहीं थी, इसलिए उन्हें कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे कहाँ वो छुपे हो सकते हैं। तो रशिया की थल सेना और वायुसेना दोनों फेल हो गए अफगानिस्तान में, जिस वजह से 1989 में रशिया वापस चला गया। तो जब रशिया अफगानिस्तान छोड़कर चला गया तब अफगानिस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं था, क्योंकि अमेरिका ने भी ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट नहीं किया था अफगानिस्तान में,
और मुजाहिदीन में खुद ही झगड़ा होने लग गया था, मतलब मुजाहिदीन के मेंबर्स के अंदर ही झगड़ा होने लग गया था कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा अफगानिस्तान का। झगड़े की वजह से अफगानिस्तान का मुजाहिदीन से भी कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाया। तो मुजाहिदीन के मेंबर्स ने अपना अपना एक एरिया बांट लिया कि ये एरिया मेरा होगा। ऐसे सब मेंबर्स ने पूरे अफगानिस्तान को बांट लिया। तो दूसरे के एरिया में जाकर लूट बांट करना, आम जनता को मारना, ये सब होता था उस वक्त अफगानिस्तान में। तो 1994 में अफगानिस्तान की जनता बहुत परेशान हो गई और उन्होंने तालिबान नाम का एक ग्रुप बनाया ताकि मुजाहिदीन को हराया जा सके और जो लूट बाट चल रही थी अफगानिस्तान में वो रोका जा सके। और तालिब मतलब स्टूडेंट्स होता है, और ये तालिब जो है ये अफगानिस्तान के भाषा का शब्द है जिसका मीनिंग स्टूडेंट्स होता है। बेसिकली तालिबान जो है वो तब स्टूडेंट्स का ही ग्रुप था, मतलब उसमें स्टूडेंट्स ही फाइट करते थे मुजाहिदीन के अगेंस्ट। फिर अमेरिका ने तालिबान को सपोर्ट किया और तालिबान ने मुजाहिदीन को हरा दिया। तो सबसे पहले तालिबान के लीडर थे मुल्ला ओमर 1994 से 2013 तक। फिर उसके बाद अख्तर मंसूर 2015 से 2016 तक। फिर उसके बाद हैबतुल्लाह अखुनजादा 2016 से अब तक। 11 सितंबर 2001 को 9/11 अटैक हुआ अमेरिका पर। 2 प्लेन टकराकर 2 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो कि 110 फ्लोर के थे अमेरिका में, उसको गिरा दिया गया और वो सबसे ज़्यादा ऊंची इमारत थी उस वक्त की। और ये 9/11 अटैक किया गया था ओसामा बिन लादेन के द्वारा। ओसामा बिन लादेन का आपने तो नाम सुना ही होगा। और ओसामा बिन लादेन कोई तालिबान का मेंबर नहीं था, वो अल कायदा का फाउंडर था। ओसामा बिन लादेन ने ही अल कायदा ग्रुप को बनाया था और अल कायदा भी एक तालिबान जैसा ही कट्टर मुस्लिम ग्रुप। फिर 2011 में यूएस के फोर्सेस ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में ढूंढकर मार दिया और तब के अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर थे। अल कायदा ये अफगानिस्तान का ग्रुप नहीं है। और 9/11 अटैक होने के बाद ओसामा बिन लादेन ने एक अमेरिका को लेटर लिखा था जिसमें उसने लिखा था 9/11 अटैक करने का रीज़न। ओसामा बिन लादेन ने ऐसा लिखा अपने लेटर में कि अमेरिका जो लेबनान में मुस्लिमों के खिलाफ हो रहा था उसे सपोर्ट कर रहा था, और अमेरिका मिडल ईस्ट में इंटरफेयर कर रहा था, और अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा था। मैंने आपको इजराइल और पैलेस्तीन के वीडियो में बताया था कि इजराइल एक ज्यूइश कंट्री और पैलेस्तीन एक मुस्लिम कंट्री है। तो अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा था, जिस वजह से ओसामा बिन लादेन इसका रिवेंज लेना चाहता था। और कई कारण थे 9/11 अटैक करने के पीछे ओसामा बिन लादेन के। तो रिवेंज के तौर पर 9/11 अटैक किया ओसामा बिन लादेन ने। फिर अमेरिका ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए ढूंढ रहा था और तालिबान ने ओसामा बिन लादेन को सपोर्ट किया और अमेरिका का विरोध किया, क्योंकि तालिबान भी एक कट्टर मुस्लिम ग्रुप था और ओसामा बिन लादेन भी कट्टर मुस्लिम ही था। तो तालिबान ने ओसामा बिन लादेन को सपोर्ट किया और अमेरिका का विरोध करना चालू कर दिया, जिस वजह से अमेरिका चिढ़ गया। और तालिबान और अमेरिका की पहली दोस्ती अच्छी थी पर इसके बाद बिगड़ गई। तो 1996 में तालिबान ने अपनी सरकार स्थापन की अफगानिस्तान में, और उन्होंने बहुत अजीब अजीब रूल्स बनाए, जैसे कोई म्यूजिक नहीं सुन सकता, औरतों को बुर्का पहनना कंपलसरी होगा, मर्दों को दाढ़ी रखना कंपलसरी होगा। तो ऐसे और अजीब अजीब रूल्स बना दिए अफगानिस्तान में। अमेरिका को ओसामा बिन लादेन ढूंढना ही था, तो अमेरिका को ये शक हुआ कि एक तो तालिबान ने ओसामा बिन लादेन को अफगानिस्तान में छुपाया, या तो ओसामा बिन लादेन खुद पाकिस्तान में छुपा हो सकता है। तो अमेरिका ने अपने ट्रूप्स पाकिस्तान में भी भेजे और अफगानिस्तान में भी भेजे। और अफगानिस्तान की जनता ने अमेरिका से ये मांग की कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हमें तालिबान से मुक्ति दिलाइए। तो अमेरिका की आर्मी ने ओवर पावर कर दिया तालिबान की सरकार को, और तब से 2001 से अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी लाई अमेरिका। भले ही अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारा, तभी भी अफगानिस्तान से अमेरिका ने अपने ट्रूप्स नहीं हटाए, उसने पाकिस्तान से ही हटाया बस। देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि अमेरिका की वजह से तालिबान बना है, पर अमेरिका ने डायरेक्टली तालिबान को नहीं बनाया। मतलब ऐसा नहीं किया अमेरिका ने कि खुद से लीडर सिलेक्ट किया तालिबान का और फिर बहुत सारे लोगों को एक जगह जमा किया और फिर बोला कि तुम्हारे ग्रुप का नाम तालिबान है, तुम्हें इस चीज़ के लिए लड़ना होगा। ऐसा कुछ नहीं किया है। अमेरिका ने सिचुएशन ही ऐसे बना दिए है अफगानिस्तान में जिसे तालिबान बनना ही पड़ा सिचुएशंस की वजह से। तो अगर अमेरिका इंटरफेयर ही नहीं करता अफगानिस्तान में, नूर मोहम्मद तारकी के समय से अगर इंटरफेयर नहीं करता अफगानिस्तान में अमेरिका, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो मतलब हफीजुल्लाह अमीन अमेरिका की तरफ से रहते ही नहीं, तो फिर हफीजुल्लाह अमीन अच्छे से काम करते अफगानिस्तान में और नूर मोहम्मद तारकी प्राइम मिनिस्टर रहते। हाँ, पर ये एक बात है कि मुजाहिदीन भड़कते ज़रूर,
नूर मोहम्मद तारकी के खिलाफ, क्योंकि नूर मोहम्मद तारकी मॉडर्नाइजेशन तब भी करते थे और अमेरिका के इंटरफेयर करने से पहले भी करते थे। तो नूर मोहम्मद तारकी के खिलाफ भले ही मुजाहिदीन भड़कते, पर वो इतने भारी मात्रा में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास इतने पैसे और हथियार ही नहीं रहते थे। जब अमेरिका ने इंटरफेयर किया तब मुजाहिदीन को अमेरिका ने पैसे और हथियार दिए। अगर उन्हें पैसे और हथियार मिलते ही नहीं थे अमेरिका की तरफ से तो वो प्रोटेस्ट थोड़े कम मात्रा में करते और खुद ही शांत हो जाते बाद में। तो अभी तक बहुत डेवलप हो चुका था अफगानिस्तान, अगर अमेरिका ने उसमें इंटरफेयर नहीं किया होता तो। अभी ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इस वीडियो को और लंबा नहीं करना चाहूँगा, तो मैं इसी वीडियो का पार्ट 2 निकालूंगा जिसमें हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और हमने इस वीडियो में अफगानिस्तान और तालिबान दोनों की हिस्ट्री जान ली है, और अगला पार्ट देखना मत भूलिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।